नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। हर बार बहू गलत नहीं होती है। कई बार घर के बड़े भी नहीं समझना चाहते। उन्हें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, पर ये नहीं सोचते कि वक्त के साथ बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी है। अब वक्त बदल चुका है, अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं हैं। बेटे मनन ने कहा, अब तुम हमें बताओगे कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने घर में एक बहू को रखना चाहिए। वाह बेटा, अभी तो शादी हुई 5 महीने भी पूरे नहीं हुए और अब तुम हमें समझाने लगे हो। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है हमने, तुमसे ज़्यादा दुनियादारी का अनुभव है हमें। पापा ईश्वरलाल जी ने कहा। हाँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको दुनियादारी का अनुभव मुझसे ज़्यादा है, पर आप लोग भी तो समझो ना। आप जो कह रहे हो वो संभव नहीं है। आखिर बहू भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि दिन भर बस काम में ही लगी रहेगी। मनन ने समझाना चाहा। अरे वाह बेटा, बहू का काम करना दिख रहा है तुझे। तेरी माँ भी तो लगी रहती थी दिन भर काम में। मेरे लिए कौन आता था उस समय? क्या मैं इंसान नहीं थी? अचानक माँ सरला जी भी बीच में कूद पड़ी। मम्मी, आप भी कौन सी बातों को लेकर बैठ गई हो? आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप बहू की स्थिति को भी तो समझो। आप सिर्फ घर का सारा काम करती थी, जबकि आप उम्मीद करती हो कि बहू जॉब करते हुए घर का सारा काम करे। भला जॉब के साथ वो घर का सारा काम अकेले कैसे कर पाएगी? कुछ तो छूट दीजिए उसे भी। मनन ने कहा, तो नौकरी करने की इजाज़त दे रखी है, वही बड़ी बात है। अरे हमें तो घर से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और इसे वहाँ जाकर कौन से ईंटें तोड़नी पड़ती है। सज धज कर जाकर मेम साहब बनकर कुर्सी पर बैठना ही तो होता है। सब जानते हैं हम लोग कि सरकारी काम कैसे होते हैं, उसमें भी काम करने में मरी आ रही है इसको। सरला जी ने कहा, मम्मी तुमसे तो बस ये ऊटपटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो आप? आपने कभी गौर किया है? मनन ने कहा, हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अब अपनी माँ को तो संस्कार तू ही सिखाएगा। उसने तुझे पैदा नहीं किया है, बल्कि तूने उसको पैदा किया है। हमें तो पाल पोस कर भी तू ही गया था, बस अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। ईश्वरलाल जी ने चिल्लाते हुए कहा, आप लोगों को कोई नहीं समझा सकता। गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। मनन हाथ जोड़ते हुए बोला और वहाँ से अपने कमरे में आ गया, लेकिन पीछे ईश्वरलाल जी और सरला जी निरंतर चिल्लाए जा रहे थे और साथ ही साथ अपनी बहू स्वाति को गालियां भी दिए जा रहे थे। सुनकर मनन का मन खिन्न हो गया। वहीं स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। कहने को घर के बड़े थे सास ससुर। कहते हैं बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, अनुभव और आशीर्वाद का खान होते हैं, लेकिन यहाँ ये बुजुर्ग किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। मनन और स्वाति की शादी 5 महीने पहले हुई थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी। स्वाति एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। सरकारी नौकरी थी तो जाहिर सी बात है कि सैलरी भी अच्छी होगी। बस यही देखकर ईश्वरलाल जी और सरला जी दोनों ने हाँ कर दी। आखिर लोगों के सामने बड़ा सीना फुलाकर कहते थे कि हमारी बहू सरकारी नौकरी में है। बहू सरकारी नौकरी वाली तो चलेगी, लेकिन घर का काम भी बहू ही करे। बस इस सोच के साथ वो लोग स्वाति को अपनी बहू बनाकर ले आए। कहाँ तो स्वाति की शादी से पहले घर में एक साफ सफाई वाली तो कम से कम आती थी, अब तो शादी के बाद उसे भी हटा दिया गया, ये कहकर कि घर में बहू आ चुकी है, अब ये काम वही करेगी। आखिर घर में बहू ही काम करे तो उससे घर की दशा शुभ रहती है। ऊपर से सरला जी ने हर काम से छुट्टी ले ली, अब तो वो रसोई में आकर झांकती भी नहीं थी। ऊपर से काम में मीख में निकालने का काम। और ईश्वरलाल जी और सरला जी दोनों ये उम्मीद करते थे कि स्वाति ही घर का सारा काम करे। सुबह 4 बजे उठे, घर का सारा काम करे, साफ सफाई करे, सबका खाना बनाकर स्कूल जाए और वापस आने के बाद दोबारा काम में लग जाए। स्वाति ने शादी के 1 सप्ताह बाद ही काम वाली लगाने के लिए कहा था। उस पर सरला जी ने जवाब दिया था, अरे तुम्हें कौन सा पूरा काम खुद करना पड़ता है? आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें ही कर देती है। कपड़े मशीन धोती है,
मसाले तुम्हारी मिक्सर पीसती है, पोछा तुम्हारा स्टैंडिंग होता है, तुम्हारी कहाँ मेहनत लगती है। पर मम्मी जी, मैं भी थक जाती हूँ। स्कूल भी कितना दूर है, आने जाने में ही 3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। ऊपर से घर और स्कूल दोनों, कितना काम रहता है। मैं अकेली कैसे कर पाऊँगी ये सब। अरे कहाँ काम रहता है, घर में काम मशीन कर रही है और स्कूल में। ये तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सज धज कर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती होगी। क्या ही करना पड़ता होगा तुमको। तुम्हें तो बैठे बिठाए की तनख्वाह मिलती है। बस इस तरह के जवाब देकर वो स्वाति को चुप करा देती। 1-2 बार स्वाति ने मनन से कहा तो मनन ने सरला जी और ईश्वरलाल से इसकी बात की। बस उन्होंने इस बात का भी बतंगड़ बना दिया। ये लो, आते ही इसने अपने पति को अपना गुलाम बना लिया, जो यहाँ हमसे पूछने आ गया घर में काम वाली लगाने के लिए। बस इसीलिए पैदा किया था तुझे हमने। तेरी बीवी को इतना सा काम करने में ज़ोर आता है क्या। अरे हम तो अकेले ही कितने लोगों का काम कर लेते थे, पर मजाल है अपने सास ससुर के सामने बोला भी हो। और इसे देखो बेशर्म, यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया, जो वो अपने माँ बाप के सामने उसकी तरफदारी करने आ गया। आखिर इसके बाद मनन भी कुछ नहीं कह पाया था। अभी पिछले महीने उसने दोनों से पूछे बगैर काम वाली भी लगा दी थी, पर इसके लिए भी घर में भूचाल आ गया था। काम वाली को तो उन्होंने टिकने ही नहीं दिया था। आधे घंटे में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब जब स्वाति ने ये कहा कि काम वाली की पगार वो दे देगी, तो कितना कुछ सुनाया था उन लोगों ने। क्या क्या ऊटपटांग नहीं बोला था उसके खिलाफ। अरे एक यही पैसे वाली है क्या। हम सब तो भिखारी हैं जो नौकरानी नहीं रख सकते। नौकरी करती है तो क्या हमको खरीद लिया है। अरे खूब घूमती है ऐसी नौकरी करने वाली। हमारे घर में कोई नौकरानी काम नहीं करेगी, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। बहू हो, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें किस लिए लाए हैं हम इस घर में। उसके बाद तो उन्हें जहाँ मौका मिलता बस वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसी के सामने भी बहू के खिलाफ ऊटपटांग बोलना शुरू कर देते। लेकिन अब तो मनन और स्वाति दोनों तंग आ चुके थे। दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि इन लोगों को आखिर समझाएं तो समझाएं कैसे। आखिर घर के बड़े हैं, लेकिन फिर भी समझने का नाम ही नहीं ले रहे। कुछ दिन पहले स्वाति की तबीयत खराब होने के चक्कर में वो सुबह लेट उठी, तो घर का अधिकतर काम रह गया। इस बात में भी घर में हंगामा हो गया। ये जानबूझकर ऐसा नाटक कर रही है कि हम नौकर रख लें, लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नौकर नहीं रखने देंगे हमारे घर में। मम्मी, सचमुच उसकी तबीयत खराब है, उसे सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। आपको दिख नहीं रहा है क्या जो आप बेवजह की बातें बना रही हो। मनन ने कहा। अरे सब जानते हैं हम ऐसी औरतों का त्रिया चरित्र, सब नाटक है। खैर उस दिन तो स्वाति ने स्कूल से छुट्टी कर ली और मनन उसे डॉक्टर के पास ले गया। जब वापस आया तो उसे देखते ही सरला जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे क्यों, हो गई तसल्ली पैसा खर्च करके। डॉक्टर ने भी यही बोला ना कि ये नाटक कर रही है, सब काम चोरी के बहाने हैं। मम्मी, उसकी तबीयत सचमुच खराब है, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। मनन ने कहा, हाँ बेटा, माँ बाप को ही बना लो नौकर तुम तो, हम बैठे हैं ना यहाँ घर का काम करने के लिए। उसके बाद तो सरला जी और ईश्वरलाल जी ने जो गालियों की बौछार की थी और चिल्ला चिल्ला कर घर का माहौल ख़राब कर दिया था, ये सब सुनकर मनन इतना दुखी हो गया कि उसने फैसला कर लिया कि अब उसे यहाँ नहीं रहना। आखिर 2 दिन बाद मनन ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वहाँ स्वाति के साथ शिफ्ट हो गया। अब तो आलम ये था कि उनके पीछे इधर सरला जी और ईश्वरलाल जी आए गए सबके सामने अपने बेटे बहू की बुराई करते रहते कि कैसे वो लोग उन बुज़ुर्गों को अकेला छोड़कर चले गए। लोगों की हमदर्दी भी उन लोगों के साथ होती। आखिर बुज़ुर्ग माता पिता हैं तो हमदर्दी उनके साथ होगी ही, पर ये कोई नहीं सोचता कि किस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते थे या किस तरह की परिस्थिति उन लोगों ने जानबूझकर अपनी ही टेक में बना दी थी।